सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 29 अप्रैल के टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड क्वेश्चन के साथ साथ हम आज के पेपर की ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी कवर करेंगे अलोंग विद ऑल दी आर्टिकल्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए। सो इंडिया ने एक लोन लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन है, इंडिया हैज टेकन हाउ मच लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी से लोन लिया है। क्यों लोन लिया है? कोविड 19 को रिस्पॉन्स है उसको फाइट करने के लिए। ठीक है। सो देखिए, कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे एसएससी एग्जाम हो गया, बैंक एग्जाम हो गया, आईबीपीएस या फिर जो एसबीआई एग्जाम होता है, या फिर यूपीएससी में कई बार किसी क्वेश्चन में जो प्रीलिम में होता है, एक चीज के बारे में 3 लाइनें देते हैं। उन 3 फैक्ट्स में से पूछते हैं सही कौन सा है, ए बी ए सी, इस तरह से। उसमें एक फैक्ट ऐसा फैक्चुअल हो सकता है जिसमें वो एक्चुअल अमाउंट पूछते हैं। किसकी? लोन की। तो एडीबी ने कितना फंड, कितना लोन दिया वो देख लीजिए। 1.5 बिलियन डॉलर्स, जो लगभग 11,000 करोड़ रुपीस के आसपास है, 11,000 करोड़ के आसपास। ठीक है। सो 1.5 बिलियन डॉलर्स इज द आंसर। ये लोन दिया है, आर्टिकल आप देख सकते हैं। ये फ्रंट पेज न्यूज है आज की द हिंदी न्यूज़पेपर की। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन 1.5 बिलियन डॉलर लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, टू फंड इट्स इमीडिएट रिस्पॉन्स टू कोविड 19। अब किस तरह की फंडिंग? हेल्थ एंगल से भी और सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट के एंगल से भी। ठीक है। एंड द बैंक इज ऑल्सो इन टॉक विद द गवर्नमेंट टू फंड फर्दर स्टिमुलस मेजर्स। कुछ और फर्दर हेल्प भी चांसेस हैं, किस लिए? टू सपोर्ट फॉर एमएसएमई सेक्टर। ठीक है। उसके बाद फॉर एक्सटेंडिंग हेल्थ सर्विसेज थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो एमएसएमई का जो मतलब दोबारा से उसको सपोर्ट करने के लिए, इस क्राइसिस से निकलने के लिए, या फिर जो भी हेल्थ फैसिलिटीज और एक्सटेंड करने के लिए, स्पेशली थ्रू पीपीपी, उसके लिए भी और फंड्स आ सकते हैं। और ये पूरे मनी को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 11,000 करोड़ रुपीज के आसपास पूरा हिसाब बनेगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। महाकुंभ मेला 2021 जो जनवरी में प्लान्ड है एज ऑफ नाउ, वो कहां होगा? आंसर है हरिद्वार। आर्टिकल देखिएगा, ये भी नहीं, फ्रंट पेज पे नहीं था पर नेशन वाले सेक्शन में आया था ये। सो पहले आप ये देख लीजिए, ये वाला। द महाकुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड वंस इन 12 years एंड द लास्ट टाइम द इवेंट वाज हेल्ड इन 2010। ठीक है, तब लगभग 10 मिलियन लोग आए थे। और अभी का देख लीजिए, ये लिखा हुआ है कि महाकुंभ मेला इन हरिद्वार, और ये जनवरी 2021 के लिए प्लान्ड है। काफी जनता के आने की चांसेस हैं। अब इस पे कोविड या कोरोना वायरस का इफेक्ट क्या होने वाला है फिलहाल तो पता नहीं, बट गवर्नमेंट ने प्लानिंग शुरू कर दी है, उसके थोड़ा असेसमेंट चालू कर दिया है। ठीक है। एंड ये सब बातें हैं। ये देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, एनएमसीजी, इन्होंने मतलब कि वाटर मिनिस्ट्री का जो पार्ट है, ओवरसीइंग द क्लीन अप ऑफ द रिवर and discussing funds needed by the Uttarakhand government for providing community toilets and urinals for the attendees। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने ये डिस्कशन शुरू किया है, जिसमें कि रिवर की क्लीनिंग की बात चल रही है, और उसके साथ साथ जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उनसे डिस्कशन चल रहा है कि उन्हें कितना फंड चाहिए, जिससे कम्युनिटी टॉयलेट्स और यूरिनल्स जो बनेंगे, जो लोग आएंगे घूमने उन लोगों के लिए, उसकी पूरी बात चल रही है। और ये नाम देखिए, कुछ हफ्तों पहले क्वेश्चन ने पूछा था मैंने, दैट हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एंड द आंसर इज राजीव रंजन मिश्रा। याद होगा आपको कि हमने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है। चलिए, बाकी अभी अप्रूव नहीं हुआ है फंड, क्योंकि और भी चीजें इसमें होल्ड होंगी, मतलब और भी चीजें की जरूरत है। तो जब पूरा प्रपोजल बन जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक। एंड स्टेट ने तो मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 85 करोड़ मांगे हैं और टॉयलेट वाला जो बात हमने करी थी। बट जो एग्जीक्यूटिव कमिटी, उसने बोला है कि डिसीजन अभी नहीं ले रहा, क्योंकि और भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल डस्टबिन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इनको भी इंक्लूड करके पूरा बजट की मांग करी गई है। वो पूरी कहानी है। ठीक है। आई थिंक ये 2010 वाले कुंभ मेले का फोटो है, जितना मैं हेडिंग पढ़ सकता हूँ यहाँ पे। 10 मिलियन लोग उसमें आए थे। ठीक, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि तब का फोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019, ये रैंकिंग लास्ट ईयर आ चुकी है, पर उसके ऊपर एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, वो मैं बताऊंगा आपको। सो सवाल से पहले वो देख लीजिए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019, जीटीआई जिसको बोलते हैं, इट इज पब्लिश्ड बाय आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये आईईपी किस कंट्री में बेस्ड है आपको बताना है। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और ये 2019 की जो रैंक आई थी ना, उसमें इंडिया की 7th रैंक थी, और इंडिया ने उस पर रिएक्ट करा। इट हैज क्वेश्चन द मेथडोलॉजी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई किस तरह के पेडागोगी या किस तरह के प्रोसेस फॉलो होते हैं, दैट्स नॉट वेरी क्लियर। तो उसी पे आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए, नीति आयोग ने इन रैंकिंग्स को स्लैम किया है या क्वेश्चन किया है। ठीक, तो पहले आप ये देखिए कि, ये देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये वो इंस्टीट्यूशन है, और ये ऑस्ट्रेलिया का बेसिक इंस्टीट्यूट है। अब इंडिया की उसमें 7th रैंक आई थी। इट इज अ 7th वर्स्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री। अब यहां ध्यान दीजिएगा,
कि रैंकिंग ऊपर से कौन सी है। अफगानिस्तान, मतलब हमारे ऊपर 6 कंट्रीज कौन सी हैं? अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया। और हमारे नीचे कौन सी कंट्रीज है? जो इंडिया को बहुत शौक हुआ था, मतलब ऐसी कैसी रैंकिंग बना दी। कई कंट्रीज जो हमें लगता है कि ऊपर होनी चाहिए, तो वो नीचे थी। एग्जाम्पल देख लो जो नीचे थी कंट्रीज, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सूडान, बुर्किना फासो, पैलेस्टाइन, लेबनान। यहाँ पे भी काफी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। दीज कंट्रीज आर फेमस फॉर कॉन्फ्लिक्ट, बट हमें उससे ऊपर रख दिया, तो ये सही बात नहीं है। तो इसलिए एक रिपोर्ट कंपाइल करी है नीति आयोग ने, जिसमें क्वेश्चन किया है दैट व्हाट इज द मेथोडोलॉजी विच इज बीइंग अडॉप्टेड बाय दिस। और एक क्वेश्चन और पूछा है कि यहां लिखा था, हाँ, कि ये जो आईईपी है इसके डोनर्स कौन कौन है, कौन कौन लोग इसको फंडिंग करते हैं। तो मेथड कौन सा फॉलो करती है आईईपी, और फंडिंग कौन कौन, तो थोड़ा पता चले कहानी, मतलब कौन ये सब काम कर रहा है। और देखो रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 12 फुल टाइम स्टाफ है, 12 फुल टाइम इक्विवेलेंट स्टाफ है और 6 वॉलंटियर। इतनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पता नहीं किसका इसमें इसके पीछे हाथ है, क्या कैसे है, और इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जो भी एक ग्लोबल रैंकिंग्स होती है, ग्लोबल इंडाइसेस, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो पोजिशनिंग इन द ग्लोबल इंडाइसेस इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। तो जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट्स, जो भी ग्रोथ आती है ना, उसमें परसेप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे इंडेक्सेस जो होते हैं उसमें पोजिशनिंग या रैंकिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए नीति आयोग ने स्लैम किया है। अभी तक शायद कोई जवाब नहीं आया है। हाँ देखिए, मेजोरिटी जो भी क्वेरीज हैं वो अभी हाँ, ईमेल बाय द थिंक टैंक इज अनआंसर्ड। मतलब वहां पे अभी किसी तरह की कोई उससे रिस्पॉन्स नहीं आया है। बट अच्छा स्टेप है। हम एट द फेस ऑफ इट हर रैंकिंग को ऐसे नहीं ले सकते कि भाई हाँ बोल दिया। वी शुड हैव द राइट टू अंडरस्टैंड द फुल प्रोसीजर्स। सो इट्स अ गुड स्टेप। चलिए आगे चलते हैं। एक और इस तरह की थोड़ी नेगेटिव रिपोर्ट आई है यूएससीआईआरएफ की, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ठीक, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएस में, ये क्या है मैं आर्टिकल में बताऊंगा आपको। इसने इंडिया को डाउनग्रेड किया है रैंकिंग अपने 2020 की लिस्ट में। तो जो उनकी 2020 की लिस्ट आई है रिलीजियस फ्रीडम वाली, उसमें इंडिया को डाउनग्रेड किया है। अब इंडिया टीयर 1 में आ गया है। तो पहले टीयर 2 में था, अब टीयर 1 में आ गया है। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है, ये देखिए। सो आर्टिकल लंबा सा है, पर हम थोड़ी बस काम की बात करेंगे। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, हैज डाउनग्रेडेड इंडिया टू द लोएस्ट रैंकिंग। ये लोएस्ट रैंकिंग होती है। और इस रैंकिंग का एक फ्रेज, इसको और क्या बोलते हैं, जो टीयर 1 होता है, दीज आर द कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इन देयर 2020 रिपोर्ट। तो अब हम सीपीसी में आ गए, मतलब टीयर 1 कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में। ठीक है, ये वॉशिंगटन में रिलीज होती है बाय द फेडरल गवर्नमेंट कमीशन दैट फंक्शंस एज एन एडवाइजरी बॉडी प्लेस्ड इंडिया अलोंग साइड। अब देखिए, ये एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है और वॉशिंगटन में रिपोर्ट रिलीज होती है। सो ये यूएससीआईआरएफ की बात चल रही है, यूएस की एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, अब एक ध्यान रखिएगा, अब जो हम टीयर 1 में आ गए हैं, मतलब जब हम कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में आ गए, तो हमारे साथ और कौन कौन है वो दिखा रहे हैं इसमें। चाइना है, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। ठीक है, सो लास्ट ईयर की लिस्टिंग में हम लोग टीयर 2 में थे, अब टीयर 1 में आ गए। और 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया इस कैटेगरी में आई है। ठीक है, रीजन इस रिपोर्ट में दिए हैं दैट इंडिया हैज टेकन अ शार्प डाउन टर्न इन 2019, इंक्लूडिंग स्पेसिफिक कंसर्न सच एट सीएए का जो चक्कर था, एनआरसी, एंटी कन्वर्जन लॉ, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन। ये पूरी कहानी लिखी है यहाँ पे। मैं तो खैर मानता हूं कि जो भी इश्यू हमारी कंट्री का है एंड वी कैन रिजॉल्व दिस। किसी भी आउटसाइड बॉडी को तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह का राइट है कि हमें जज करे इस तरह से। प्रॉब्लम हर देश में होती है। खैर, अब एक्चुअली इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज इंटरनेशनली, कि इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम, क्योंकि यूएस से हम क्लोज हैं अभी। पर जब उसी देश की कोई कमीशन ऐसा रिपोर्ट देती है, दैट इज नॉट राइट। तो इस तरह से कैसे रिलेशंस का बैलेंस बनाया जाए। तो जब भी हम इंडिया यूएस रिलेशन की बात करेंगे ना, तो फिर एक तो इसके फैक्ट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, या इंटरव्यूज में, या जीडी में, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बैंक का हो, एसएससी का हो, या फिर कोई भी, मतलब बेसिकली कोई भी इंटरव्यू आप देना चाहे, कुछ बैंक लेते हैं कुछ नहीं लेते, ऐसे मतलब कहीं होता है कहीं नहीं होता, पर जहां पे भी होता है वहां पे इंडिया यूएस रिलेशन में आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, एज अ सेपरेट पॉइंट। आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप ऐसी रिपोर्ट्स की बातें भी कर सकते हैं, अच्छे इलेबोरेट पॉइंट बनेंगे उसमें। ठीक है, ऐसे वाले में भी आप लिख सकते हैं। तो जहां इंटरव्यू होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, जिस भी एग्जाम में, ठीक है, या यूपीएससी के प्रीलिम वगैरह में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने एक बात सुनी होगी कि बहुत बातें चल रही थी कि नदियों की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो गई है। एयर क्वालिटी तो डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। तो गंगा जो है, गंगा के वाटर का एक्चुअल टेस्टिंग करी गई है,
और ये पता चला है कि गंगा भी, रिपोर्ट भी बताऊंगा मैं आपको, गंगा की वाटर क्वालिटी में कुछ खास फर्क नहीं आया है। यमुना में थोड़ा फर्क आया है सब्सटैंशियल, पर मेन फर्क एयर क्वालिटी में लॉकडाउन की वजह से, तो पानी में उतना फर्क नहीं आया। यमुना का फायदा है बट गंगा में उतना खास चीज नहीं है। वही सवाल है, पहले क्वेश्चन देखिए फिर आर्टिकल पे ले जाऊंगा आपको। क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर अ बेटर रिवर हेल्थ या वाटर क्वालिटी, ठीक, बीओडी जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, देखो दो टर्म्स होते हैं बीओडी और सीओडी। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब सवाल है, जैसे बीओडी की बात करते हैं, दोनों का मूवमेंट ट्रेंड दोनों का सेम रहता है। बीओडी, अगर हमें पानी अच्छा चाहिए तो बीओडी ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, मतलब कौन सा बीओडी ज्यादा अच्छा होता है? आंसर है लोअर। ठीक है, बीओडी या सीओडी जितना कम होंगे पानी की क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। आर्टिकल देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर से, नो इंप्रूवमेंट इन गंगा वाटर क्वालिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, अब उसके डेटा दिए हैं विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहां पे हाँ ये देखिए, बट द सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड सेड दैट देयर वाज अ नोटेबल इंप्रूवमेंट इन वाटर क्वालिटी इन यमुना। तो यमुना में फायदा हुआ है, गंगा में उतना मतलब थोड़ा तो हुआ है, ज्यादा फायदा नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब टेक्निकल बात है, समझ लीजिए, आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है कितना सीओडी कितना बीओडी कितना पोल्यूटेंट आ रहा है, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, पहली चीज ये देख लो, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बोथ आर इंडिकेटर्स ऑफ द अमाउंट। अब ये होते क्या है वो देख लीजिए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूशन। ठीक है, अब पानी में जितना भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूशन है उसे ब्रेक डाउन, केमिकली ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उसे बीओडी और सीओडी बोलते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर पॉल्यूटेंट कम होंगे, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो उसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन भी कम चाहिए होंगी। मतलब अगर ऑक्सीजन डिमांड कम है पानी में, मतलब एलिमेंट्स या पोल्यूशन भी कम है। और अगर ज्यादा है बीओडी मतलब ऑक्सीजन ज्यादा लग रही है, मतलब पोल्यूटेंट भी ज्यादा है। तो सिंपल सा मतलब है, बहुत सिंपल सी बात, ये देखो, द लोअर दीज नंबर्स आर द बेटर दे इंडिकेट द रिवर हेल्थ। ये नंबर जितने कम होंगे रिवर की हेल्थ या वाटर क्वालिटी उतनी अच्छी है। ठीक, तो इन्होंने गंगा वाले केस में इनसिग्निफिकेंट रिडक्शन, रिडक्शन तो है बट नॉट वेरी मेजर, तो जितना उम्मीद कर रहे थे उतना तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। खैर, एक टर्म और है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ जो बोलते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल इन द रिवर सिस्टम, इट रोज मार्जिनली। डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा हो उतना पानी अच्छा, और सीओडी और बीओडी मतलब ऑक्सीजन डिमांड, जितनी कम हो उतना पानी अच्छा। दोनों फैक्टर समझ गए ना आप? बस इतनी जानकारी पता होनी चाहिए कि आप यहाँ पे उल्टी बात ना कर दें। ठीक है, और ऐसे साइंस फील्ड के टेक्निकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे यूएस यूपीएससी प्रीलिम हो, एसएससी हो, बैंक हो, या फिर जितनी भी एमबीए एंट्रेंस में एग्जाम, जैसे जैट हो जाता है, एक्सएलआरआई वाले एग्जाम में जीके आता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सिली मिस्टेक बहुत होती है कि भाई ऊपर या नीचे, ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, टियाननमेन जो स्क्वायर है ये कहां लोकेटेड है? बगदाद, बीजिंग, वॉशिंगटन या कायरो? इट इज अ वेरी फेमस सेंट्रल पॉइंट ऑफ बीजिंग, चाइना में है ये। तो इसका नाम सुनते भी रहते होगे आप। तो टीनमैन टी, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन टियाननमेन स्क्वायर जो है वो बीजिंग में है। अब देखिएगा, आर्टिकल पूरा लाया नहीं, इंटरनेशनल वाले पेज में था। यूएस में सीक डैमेजेस फ्रॉम चाइना। कई यूरोपियन कंट्रीज भी क्लेम कर रही है चाइना से कि भाई कोविड 19 को आप रोक सकते थे, आपने रोका नहीं और फैल गया, बहुत नुकसान हो, तो क्लेम कर रहे हैं। यूएस ने भी बोला है कि वो डैमेज सीक कर सकते हैं, और चाइना ने बहुत एंग्रीली रिस्पॉन्ड किया है। तो वर्ल्ड लेवल पे बहुत खतरनाक टसल चल रही है। वॉशिंगटन कुछ कहता है, बीजिंग फिर रिएक्ट करता है। तो बड़ा चक्कर है कि वो बोलते हैं कि आपने, कुछ लोग तो यही कह देते हैं कि इट वॉज अ मैन मेड वायरस, ऑल्दो वो प्रूव अभी नहीं हुआ है, पूरी बातें चल रही है वो P4 वुहान की लैब थी। फिर डैमेज क्लेम कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं कि वो चाइना बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोग खुद ही परेशान है उस चीज से। अब उनके डेटा पता नहीं क्या है, सही बोल रहे हैं, तो इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये सब मेजर पावर्स। ठीक, भाई चाइना ठीक है उसने जो भी किया, पर वो पावर तो है ही, तो आप उसको इतनी आसानी से दबा नहीं सकते ना, प्रॉब्लम वो भी है। तो क्योंकि उसके स्टेक बहुत ज्यादा है, तो दैट इज द एंटायर पॉइंट। किस तरह से इंटरनेशनली चीजें क्लेम होने वाली है, क्या चलने वाला है, इकोनॉमिक्स में भी आप जानते हैं कि हमारी कंट्री ने रूल बना, और कई कंट्रीज ने बनाया है कि किसी भी तरह का अपॉर्चुनिस्टिक कंपनी टेक ओवर नहीं, गवर्नमेंट अप्रूवल से ही इन्वेस्टमेंट आएगा उन कंट्रीज से इंडिया में जो बाउंड्री शेयर करती हैं, जिसमें चाइना भी है। तो चाइना ने रिएक्ट भी करा था इस बात पे। तो इंटरनेशनली बहुत कुछ चल रहा है, इस पर हमको नजर रखनी पड़ेगी। क्लियर है? बाकी आप देख सकते हैं, ऐसी फोटो द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। पुलिस मार्चिंग इन फ्रंट ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ नेशनलिस्ट पार्टी फाउंडर सुन यत सेन एट द टियाननमेन स्क्वायर ऑन बीजिंग। ठीक है, तो उस स्क्वायर का लोकेशन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन फ्रॉम द इंटरनेशनल फील्ड, अल आइसामी, ही वॉज इंडेक्टेड, जो इंसान है ना,
इसको यूएस इंडिक्ट कर चुका है, मतलब उस पर चार्ज लगा चुका है ड्रग ट्रैफिकिंग का। पर इस इंसान को एक कंट्री ने अपना ऑयल मिनिस्टर बनाया। वो कंट्री कौन सी आपको बताना है। द आंसर इज वेनेजुएला। वेनेजुएला ने अल आइसमी को बनाया अपना ऑयल मिनिस्टर, और ये काफी पेपर्स में आज की इंटरनेशनल हेडलाइन है। सो वेनेजुएला नेम्स ऑफिशियल इंडिक्टेड बाय द यूएस एज ऑयल मिनिस्टर। ठीक है, ये लेफ्ट में आप देख सकते हैं, ये है अल आइसमी, और राइट में निकोलस, हाँ ये निकोलस मडूरो। निकोलस मडूरो इज द प्रेसिडेंट। तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मडूरो। उन्होंने अपॉइंट किया है इनको। एंड हाँ, एक टॉप ऑफिशियल जिनका नाम मैं बता ही चुका हूं आपको। ही वॉज टारगेटेड बाय यूएस सैंक्शंस एज ऑयल मिनिस्टर। तो इन पर यूएस सैंक्शन लग चुका है, पर फिर भी उनको ऑयल मिनिस्टर अपॉइंट करा गया है। ठीक है, और ये देख लो आप कि मिस्टर मडूरो जो कि प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, उन्होंने किसको टास्क दिया है? अल आइसामी को। किस चीज के लिए? विद रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओपेक मेंबर्स क्रिपल्ड ऑयल इंडस्ट्री। तो आप जानते हैं वेनेजुएला ओपेक का मेंबर है। ठीक है, सो उस ग्रुप का मेंबर है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कितनी डिमांड कम हो गई है, प्राइसेस बिल्कुल क्रैश कर रहे हैं क्रूड के, तो ऑयल इंडस्ट्री बिल्कुल क्रिपल होगी। तो उसको दोबारा रीस्टेबलाइज करने के लिए, रीग्रो करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है इनको अल आइसामी। और यूएस से पूरा चक्कर आप समझ ही चुके हैं। तो इस कारण से इनका नाम, जनरली अपॉइंटमेंट हो तो ऐसा कोई न्यूज में नहीं आता, पर क्योंकि इन पे चार्जेस हैं यूएस के, इसलिए अब ये नाम इंपॉर्टेंट बन गया है। तो इस नाम को आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर नोकिया, नोकिया जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाता है, उसने एक $1 बिलियन की डील करी है एक कंपनी के साथ। ठीक है, फॉर 4G नेटवर्क कैपेसिटी एनहेंसमेंट। अब उस कंपनी का नाम बताना है जिसके साथ नोकिया ने डील करी। आंसर है एयरटेल। तो एयरटेल और नोकिया की $1 बिलियन की डील हुई है, मेनली फॉर 4G नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और थोड़ा 5G का रोल भी इसमें रहेगा। ये रहा आर्टिकल, दिस इज फ्रॉम द इकोनॉमी फील्ड। ठीक है, सो भारती मतलब भारती एयरटेल एंड नोकिया हैव कनेक्टेड। नोकिया का जो वो है ना कनेक्ट वाला, एक उनका फ्रेज था, उससे हेडिंग ली गई है, फॉर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। So telecom equipment maker Nokia has secured a $1 billion deal from Bharti Airtel to enhance the capacity of its network 4G in particular for 9 circles। और एक चीज और, ये जो डील है इट विल ले फाउंडेशन फॉर 5G कनेक्टिविटी इन फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर में जो 5G कनेक्टिविटी बहुत जल्दी इंडिया में आने वाली है, मतलब अंडर प्रोसेस है अभी, ऑब्वियसली एग्जैक्ट लॉन्च का भी वो तो पता नहीं, अभी डेवलप ही हो रहा है पूरा मामला अभी, उसमें भी शायद ये हेल्प की कुछ बात हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे डील जो मेजर कंपनीज के बीच में होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे अक्सर पूछ लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। विच बैंक इज गोइंग टू बाय 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस? एंड द आंसर इज एक्सिस बैंक। आर्टिकल देख लीजिए। सो जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बैंक है एक्सिस बैंक, उसने, वैसे एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी आया है अभी, तो मतलब थोड़ा, मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आया जो फाइनेंशियल रिजल्ट है अभी, कुछ लॉसेस रिपोर्ट करे गए हैं उसमें, क्योंकि प्रोविजनिंग काफी बढ़ानी पड़ी है, प्लस कोविड-19 के लिए भी प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, तो वो भी आर्टिकल आप देख सकते हैं। बट ऑब्वियसली इंडिविजुअल कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट नहीं पूछेंगे, बट थोड़ा ट्रेंड जानने के लिए कि भाई एक्सिस बैंक का रिजल्ट इट इज इंडिकेटिव कि कैसे प्राइवेट बैंक कैसे जा रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। लॉसेस में है इस बार, तो वो आप देख सकते हैं। खैर, 29% स्टेक खरीदने वाली एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। एक चीज और, पहले एक्सिस बैंक का मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 1% स्टेक था, अब 29 ऐड कर दो, अब शेयर कितना हो चुका है? 30%। ठीक है, और ये अनलजीत सिंह आप देख सकते हैं, इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ मैक्स ग्रुप। सवाल यहां से भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हु इज द चेयरमैन ऑफ आईसीए, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन? एंड द आंसर इज अशोक मल्होत्रा। बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उसमें कपिल देव जी भी हैं, अजीत अगरकर भी हैं, और शांता रंगस्वामी भी। ठीक है, बट हु इज द चेयरमैन? अशोक मल्होत्रा। आर्टिकल देखिएगा। आईसीए चेयरमैन अशोक मल्होत्रा हैज अपील्ड, उन्होंने अपील करी है बेसिकली कि टू कंट्रीब्यूट फॉर द वेलफेयर ऑफ लेस प्रिविलेज्ड फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हु आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू लॉकडाउन। तो उन्होंने बोला है सारे मेंबर्स से कि वो कंट्रीब्यूट करें, कम से कम ₹1000 कंट्रीब्यूट करें, ताकि जो रिटायर्ड या एक्स या फॉर्मर रणजी प्लेयर्स हैं हु आर लेस प्रिविलेज, उनका इस कोविड-19 के से जो क्राइसिस चल रहा है फाइनेंशियल, उसमें सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं बाकी जानकारियां कि आईसीए हैज फॉर्म, ये पूरी कमेटी उन्होंने बना ली इस तरह से, जिसके थ्रू ये पूरे फंड इकट्ठा करके जो भी हेल्प वगैरह करेंगे वो करेंगे। ठीक है, बट आई थिंक दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अशोक मल्होत्रा। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। होपफुली आपको चीजें पसंद आई हो, अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।